अस्सलाम वालेकुम। आज हम सपोर्ट इन मूवमेंट के आखिरी लेक्चर में इस चैप्टर की फाइनल डिस्कशन करेंगे और इसको सम अप करने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक पिछले लेक्चर का रिव्यू यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है थोड़ा सा, इसलिए मैंने वो वाला पोर्शन यहीं रहने दिया ताकि हम जल्दी से क्विक रिव्यू कर लें कि हमने पहले क्या पढ़ा था। इस लेक्चर से पिछले वाले में हमने पढ़ा मसल्स क्या हैं, मसल्स की टाइप्स क्या हैं, फिर उसमें हमने स्केलेटल मसल्स जो कि काफ़ी ज़्यादा बल्क में प्रेजेंट होता है बॉडी में, उसकी हमने ख़ास तौर पर डिटेल डिस्कशन की। ठीक, तो अब स्केलेटल मसल्स की जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो हमने उसमें उनकी जो कवरिंग्स हैं एपीमाइजियम, पेरीमाइजियम, एंडोमाइजियम को डिस्कस किया। फिर हमने कहा कि एक स्केलेटल मसल के फेसिकुलाई यानी कि बंडल बने होते हैं और हर बंडल के अंदर मसल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो वो मसल फाइबर्स जो हैं या मसल सेल्स उन्हें हम कह सकते हैं, उनकी डिफरेंट कॉम्पोजिशंस होती हैं, लेकिन एक चीज़ ये होती है कि उनकी लेंथ 1 मिलीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक हो सकती है इसके बीच में कहीं पे भी, और डायमीटर उनका 10 से 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। लेकिन एक फेसिकुलस में, एक बंडल के अंदर जितनी, ये एक बंडल है उसके अंदर जितने भी मसल फाइबर्स होंगे, ये एक फेसिकुलस और उसके अंदर सिलेंड्रिकल मसल फाइबर्स, ठीक है, जितने भी उसके अंदर मसल फाइबर्स होंगे उन सब मसल फाइबर्स की एक ही होगी। अगर यानी कि ये 20 मिलीमीटर इसकी लेंथ है और इसका डायमीटर जो है वो 30 माइक्रोमीटर है, तो इसका भी 20 मिलीमीटर और 30 माइक्रोमीटर सबका एक जितना होगा। ठीक है, डायमीटर भी और लेंथ भी। अगर हम किसी और की बात करें कि तो उसमें अगर लेंथ है उसकी, जो आपका माइक्रोफिब्रिल है या मसल फाइबर है उसकी लेंथ अगर 20 मिलीमीटर है तो उसकी डायमीटर भी कितनी होगी, बिल्कुल उतनी ही जितनी एक मसल फाइबर की है दूसरे मसल फाइबर की भी उतनी होगी। जैसे लेट सपोज ये कोई और मसल फाइबर है और इसमें जो है 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और इसकी जो विड्थ है या डायमीटर है वो कितना है इसका, कह लें 20 माइक्रोमीटर, तो वो इसका भी इतना ही होगा, इसकी भी ये लेंथ है और ये डायमीटर उतनी ही होगी। तो ये बात है कि डिफरेंस इन डिफरेंट बंडल्स में तो अलग अलग होगा लेकिन एक बंडल के अंदर सेम होगा, यानी एक स्केलेटल मसल के सारे मसल फाइबर्स की डायमेंशंस सेम होगी। अच्छा, यहाँ पे हमारी ये डिस्कशन हो गई। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं या मायोफिब्रिल्स, माइक्रो लफ्ज़ आप इसलिए कहेंगे क्योंकि माइक्रोस्कोप से हम इसे देखते हैं, हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आता, और मायोफिब्रिल इसलिए क्योंकि मायो रिप्रेजेंट करता है मसल को। ठीक, और हम बड़ी मसल को रहे। तो अभी जो हमारा इस चैप्टर का, इस लेक्चर को जो डिटेल डिस्कशन होनी है वो मायोफिब्रिल्स के ऊपर होनी है, उनके स्ट्रक्चर के ऊपर। हम एक मायोफिब्रिल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को, यानी कि हम एक स्केलेटल मसल को बहुत डीप किस तरह से देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो हमें नज़र आएगा स्ट्रक्चर वो देखेंगे, और उसको देखने से हमें फिर ये समझ आएगा कि जो एक मसल है उसके अंदर मसल फाइबर्स या उसके जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है यानी सार्कोमेयर्स वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और किस तरह से वो हर वक्त क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, हर वक्त रिलैक्स क्यों रहते हैं। तो ये डिस्कशन हमारी स्ट्रक्चर को देखने के बाद होगी। तो उसमें पहले मैं आपको बताती हूँ, पिछले लेक्चर में हमने देखा कि आई बैंड, लाइट माइक्रोस्कोप से हमें नज़र आता है कि आई बैंड्स होते हैं जो कि लाइट इन कलर होते हैं, ए बैंड्स होते हैं जो कि डार्क इन कलर होते हैं, उनके दरमियान में जी लाइन होती है और दो जी लाइंस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो सार्कोमेयर कहलाता है। ठीक, अब मैं इन बातों को साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी और थोड़ा सा ड्रॉ भी करते जाएंगे। In certain regions of the sarcomere, actin and myosin filaments overlap. Transverse section in these regions indicate that 6 actin filaments surround each myosin filament. कहता है कि एक एक्टिन फिलामेंट के अराउंड, एक यानी मायोसिन फिलामेंट के अराउंड 6 एक्टिन फिलामेंट होते हैं। एक मायोसिन के अराउंड 6 एक्टिन के फिलामेंट होते हैं। मायोसिन कौन सा, थिक फिलामेंट, एक्टिन कौन सा, थिन फिलामेंट। तो हम ये दिखाते हैं इसको, ये और एक जगह होती है जहाँ पे थोड़े थोड़े मायोसिन और एक्टिन ओवरलैप कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये हमारा कौन सा फिलामेंट बना रहे हैं हम, मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, अब इस तरह से 3-4 मैं आपको बना के दिखाती हूँ ताकि ये हमें समझ आए कि किस तरह से फंक्शनिंग होती है। अब ये स्केलेटल मसल्स है तो उसके अंदर इनकी स्ट्राइशंस होंगी, और स्ट्राइशंस किस तरह से रिप्रेजेंट होती हैं, बाय
लाइट एंड डार्क रेगुलर बैंड्स रेगुलरली होते हैं स्केलेटल मसल के अंदर। अगर जो है ये वो होता स्मूथ मसल होता तो उसमें ये स्ट्राइएशंस प्रेजेंट ही ना होती, और अगर ये कार्डिक मसल हो तो कार्डिक मसल के अंदर ये स्ट्राइएशंस किस तरह से होती हैं, इर्रेगुलर होती है। यानी कि ये नहीं है कि एक के बाद एक कहीं आसमानों में होगी, एक ज़मीनों में होगी, अलग अलग जगह पे स्ट्राइएशंस होंगी। तो ये मैंने थोड़ा कोशिश की है कि दिखे, क्योंकि मार्कर की रिफ्लेक्शन हो रही है और कलर भी लाइट है। तो आई होप कि आपको नज़र आ रहा है, ये आपके मायोसिन फिलामेंट्स हैं जो बीच में है। और मैंने क्या लिखा कि एक मायोसिन फिलामेंट्स के साथ 6 एक्टिन फिलामेंट इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, तो ये मायोसिन फिलामेंट्स। फिर उसके बाद अब अगर हम एक्टिन फिलामेंट्स को ड्रॉ करें तो एक्टिन फिलामेंट्स किस तरह से आपके पास आएंगे, जो थिन फिलामेंट्स हैं, ये एक एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, थोड़ा पतला होता है ना, हमने यहाँ पे देखा कि थिन फिलामेंट्स हैं, एक्टिन फिलामेंट्स, एक्टिन थिन। तो ये एक एक्टिन फिलामेंट, ये एक एक्टिन फिलामेंट, फिर ये कुछ रीजन है जहाँ पे ये ओवरलैप करने, एक्टिन भी है मायोसिन भी है, ठीक। अच्छा, अब जो है ये आपका एक्टिन फिलामेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, ये रेगुलरली एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, अल्टरनेट कर रहे हैं। अच्छा, अभी इसमें आपने एक चीज़ देखनी है कि जो हमने ये बात कही, ये देखो 4 तो हमें दिख ही रहे हैं, ऊपर एक एक्टिन, नीचे एक एक्टिन, ऊपर एक एक्टिन, नीचे 4, और आगे पीछे की तरफ से भी तो उनका इंटरेक्शन होगा ना। तो इस तरह से एक मायोसिन के साथ 6 एक्टिन का इंटरेक्शन या 6 एक्टिन्स का ताल्लुक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब ये हम एक जो मसल का फाइबर है, मसल फाइबर है, उसके अंदर मायोफिब्रिल है, ये मायोफिब्रिल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, यानी कि उसको हम बड़ा करके देख रहे हैं। ये थिन फाइबर्स हैं, ठीक है, ये थिक थिक है ना, बीच वाले ये मायोसिन और साइडों वाले एक्टिन। अच्छा, ये हमने बना लिया। अब क्या बोला था हमने कि एक एरिया है जहाँ पे इनकी ओवरलैपिंग हो रही है, ये एरिया जहाँ पे ये दोनों प्रेजेंट है, ठीक। अच्छा, the arrangement of actin and myosin filaments results in a number of other bands being recognizable in the sarcomere। कहता है कि ये जो इनकी अरेंजमेंट होती है ना, इसके थ्रू हमें क्या होता है कि कुछ और बैंड्स भी नज़र आते हैं, कुछ और बैंड्स, कुछ और रीजन्स किस तरह से नज़र आते हैं, मैं अब आपको ज़रा वो डिटेल में बताती हूँ और इस पे दिखा के भी। मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द ए बैंड, ठीक है, मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट्स दोनों जो है वो ए बैंड को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो वो हिस्सा जहाँ पे मायोसिन भी है और एक्टिन भी, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला हिस्सा, यहाँ पे क्या है, इधर मायोसिन भी है, एक्टिन भी है, बीच में मायोसिन, एक्टिन, मायोसिन। तो इतना ये जो हिस्सा है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा से समझ आए। जहाँ पे ये ओवरलैप कर रहे हैं, एक्टिन भी है, मायोसिन भी है, एक्टिन भी है, मायोसिन भी है, दोनों प्रोटीन्स जो थिक और थिन प्रोटीन्स दोनों जितने हिस्से में हैं, जिस हिस्से तक, इस हिस्से तक जहाँ पे एक्टिन मायोसिन दोनों हैं, इस पूरे हिस्से को हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे ए बैंड। ये आपका हो जाएगा ए बैंड। फिर इसको ए बैंड क्यों कहेंगे, ए फॉर ए बैंड, और ए फॉर इसमें जो रिप्रेजेंट करेगा वो क्या होगा, एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक, यानी कि क्या कि ये पोलराइज करेगा विजिबल लाइट को, जो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है उसकी ये पोलराइजेशन कर देगा। पोलराइजेशन अब केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगी, बस सिर्फ ए बैंड को ए इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एनाइसोट्रॉपिक है। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब कि पोलराइजेस विजिबल लाइट, उसकी मतलब वेवलेंथ काइंड ऑफ चेंज कर देगा, पोलराइजेस विजिबल लाइट, इट पोलराइजेस विजिबल लाइट। फिर उसके बाद एक्टिन फिलामेंट्स अलोन कॉन्स्टिट्यूट आई बैंड विच इज आइसोट्रॉपिक और पोलराइजिंग, ठीक है, विच आर आइसोट्रॉपिक और पोलराइजिंग। अच्छा, आई थिंक आपकी बुक में थोड़ी सी ये मिस्टेक है कि एन आइसोट्रॉपिक का ये कि पोलराइज नहीं कर पाएगा, जबकि आपकी बुक में लिखा है कि कर पाएगा। तो आई थिंक ये यूँ होगा कि जो ए बैंड है वो एन आइसोट्रॉपिक है तो पोलराइज नहीं करेगा, बिकॉज योर बुक सेज दैट एन आइसोट्रॉपिक दैट कैन पोलराइज विजिबल लाइट, और फिर आई बैंड के लिए भी वो यही कहता है। तो इसकी जो बिल्कुल एग्जैक्ट क्या रीज़न है और एग्जैक्ट क्या है वो मैं आपको अगले लेक्चर में, जो कि आपका बिहेवियर का जो
लेक्चर होगा उसमें मैं ये कहूँ, क्योंकि मैंने लेक्चर्स की सीरीज़ थोड़ी सी चेंज की है। बिहेवियर के लेक्चर में मैं थोड़ा सा इसको टच करूँगी पहले लेक्चर में, लेकिन यहाँ पे जो किताब के हिसाब से है वो दोनों बातें सेम है, मगर इस तरह से होगा कि एन मतलब किसी चीज़ का ना होना। तो एन आइसोट्रॉपिक ये होगा कि पोलराइज नहीं कर सकता विजिबल लाइट को। जबकि आई बैंड, अब आई बैंड कौन सी जगह है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन से फिलामेंट से, एक्टिन फिलामेंट से, यानी कि ये जगह जहाँ पे सिर्फ एक्टिन फिलामेंट से, ये क्या होगा आपका आई बैंड। इस जगह को हम क्या कहेंगे, आई बैंड। अच्छा, अब जो है आपके मार्कर्स ने काम करना छोड़ दिया है, ये आपका है आई बैंड। और आई इसमें क्या रिप्रेजेंट करता है, अल्फ़ाबेट आई रिप्रेजेंट्स आइसोट्रॉपिक, यानी कि लाइट को पोलराइज करने वाला। अगर आई बैंड एक इस तरफ है तो एक आई बैंड इस तरफ भी होगा जहाँ पे सिर्फ एक्टिन फिलामेंट है, तो ये आई बैंड। एंड आई फॉर आइसोट्रॉपिक, ठीक है। और आइसोट्रॉपिक मतलब पोलराइजेस लाइट, पोलराइजेस लाइट। तो ये ए बैंड जहाँ पे ये ओवरलैप कर रहे हैं, आई बैंड जहाँ पे ओनली एक्टिन फिलामेंट्स हैं। फिर उसके बाद वो कहता है कि द सेंटर ऑफ द ए बैंड इज लाइटर देन द अदर रीजन्स इन अ रिलैक्स सार्कोमेयर एज देयर आर नो ओवरलैप बिटवीन द एक्टिन एंड मायोसिन इन दिस रीजन। इट इज कॉल्ड द एच जोन। एच स्टैंड्स फॉर हेली एंड हेली मीन्स ब्राइट। तो कहता है कि जो ये ए बैंड है जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, यानी कि इतना हिस्सा, इसका जो बिल्कुल बीच वाला हिस्सा है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट्स है, वो नॉर्मल कंडीशन में, अभी ये एक रिलैक्स्ड सार्कोमेयर है। तो रिलैक्स स्टेट में ये हिस्सा, पूरे जो सार्कोमेयर है इसमें से सिर्फ जो ये वाला हिस्सा है ये काफ़ी लाइट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, दो एक दूसरे में घुसे हुए नहीं है, एक्टिन और मायोसिन की ओवरलैपिंग नहीं है। तो ये हिस्सा, इतना हिस्सा क्या कहलाएगा, एच जोन, जहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं है, ये हिस्सा, ठीक है। ये हिस्सा एच जोन है। और एच का क्या मतलब है, दिस प्लेस इज एच जोन। और एच स्टैंड्स फॉर हेली, और हेली मीन्स ब्राइट या लाइट। अब आपको पता है कि जो हीलियम आपका एक एलिमेंट है, सन पे, सूरज पे हद से ज़्यादा हीलियम है, इसीलिए हीलियोस लफ्ज़ या हीलियम लफ्ज़ रिप्रेजेंट करता है ब्राइट। सूरज कितना ब्राइट है, कितना चमकदार और रोशन है, तो एच ब्राइट या लाइट को, तो इतनी जगह जो है ये एच जोन। फिर उसके बाद क्या है, द एच जोन इटसेल्फ मे बी बाइसेक्टेड बाय अ डार्क लाइन, जिसे हम कहेंगे एम लाइन। द एम लाइन जॉइंस एडजेसेंट मायोफिलामेंट्स टुगेदर एट अ पॉइंट हाफ वे अलोंग देयर लेंथ। अब एम लाइन क्या है, जो मायोसिन फिलामेंट्स है, ये एक मायोसिन फिलामेंट, इसके बीच में एक होता है एम लाइन, जो कि एच जोन को दो में डिवाइड करता है, या एक मायोसिन को दो में डिवाइड करता है। तो ये लाइन क्या कहलाएगी, जो मायोसिन फिलामेंट या फिर एच जोन के दरमियान में है, और मायोसिन की प्रोटीन्स के दरमियान में तो एम फॉर मायोसिन, एम लाइन, ठीक। तो एम लाइन की हमने डिस्कशन कर ली। उसके बाद हमने पढ़ा था पहली कि एक जी लाइन भी होती है, और जी लाइन क्या करती थी कि जी लाइन आई बैंड्स के को काइंड ऑफ ब्रैकेटाइज करती थी, दोनों को बंद करती थी एक तरह से। तो ट्रांसवर्सिंग द मिडल ऑफ ईच आई बैंड इज अ डार्क लाइन कॉल्ड द जी लाइन। और जी लाइन के बीच में जो एरिया होता था वो क्या होता था, सार्कोमेयर। ये हमने पढ़ा था ना, ये दो जी लाइन्स और उनके दरमियान में सार्कोमेयर। तो आई बैंड, ये आई बैंड, ये वाला आपका आई बैंड, और इसके मिडल के में जो है एक लाइन जिसे हमने कहा जी लाइन, ठीक है, जी लाइन। और जी जो है जर्मन वर्ड ज़्यूशन शेप को रिप्रेजेंट करता है, और उसका मतलब होता था बिटवीन डिस्क्स। तो ये क्या है आपकी जी लाइन, और ये पूरा हिस्सा जो दो जी लाइंस के दरमियान में होगा, इसे हम क्या कहेंगे, ये पूरा हिस्सा एक, बल्कि सीधी लाइन लगानी चाहिए ताकि अच्छे से समझ आए। तो जो ये पूरा हिस्सा जो जी लाइंस के दरमियान होगा, यहाँ पे ये पूरा हिस्सा, ये कहलाएगा एक सार्कोमेयर, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स है। अब यहाँ तक बात समझ आ गई। फिर वो कहता है थिक फिलामेंट्स आर 16 नैनोमीटर इन डायमीटर एंड आर कंपोज्ड ओनली ऑफ मायोसिन प्रोटीन। जो मायोसिन थिक प्रोटीन है ये आपके थिक फिलामेंट्स बनाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो थिन फिलामेंट्स है वो 7 to 8 नैनोमीटर होते हैं डायमीटर में, 7 to 8 नैनोमीटर होते हैं डायमीटर में, और ये थिन फिलामेंट्स हैं।
थिक फिलामेंट्स का डायमीटर कितना है 16 नैनोमीटर। ठीक, फिर उसके बाद कहता है कि अच्छा मैं एक दफ़ा इसको रिवाइज कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले मायोसिन फिलामेंट्स और उसके साथ ओवरलैपिंग एक्टिन फिलामेंट्स। जिस जगह पे एक्टिन और मायोसिन दोनों ओवरलैप कर रहे हैं वो क्या है, यहाँ से यहाँ तक ए बैंड। फिर ए बैंड, आई बैंड क्या है, वो जगह सिर्फ जहाँ पे सिर्फ एक्टिन है वो वाली जगह आई बैंड, जहाँ पे सिर्फ एक्टिन है इतना हिस्सा। फिर हमने देखा कि वो जगह जहाँ पे सिर्फ मायोसिन है वो है एच जोन और वो ब्राइट जोन है। फिर एच जोन के अंदर एक लाइन है जिसे हम कहते हैं एम लाइन, जो कि मायोसिन फिलामेंट्स या फिर एच जोन को दो में डिवाइड कर रही है। फिर उसके बाद जो आपका ए बैंड, आई बैंड है, आई बैंड को जो दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है वो जी लाइन है, और जो दो जी लाइंस हैं उनके दरमियान एक सार्कोमेयर है। जी लाइन जो है वो एक सार्कोमेयर तो बना रही है, मगर जो एक्टिन प्रोटीन है वो जी लाइन से बाहर भी निकले होते हैं, दूसरे सार्कोमेयर में भी घुस रहे होते हैं। अब जो पूरा एक हिस्सा जो दो जी लाइंस के दरमियान था वो एक सार्कोमेयर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक सार्कोमेयर। तो आई बैंड बता दिया, ए बैंड बता दिया, एच जोन, एम लाइन, जेड लाइन और सार्कोमेयर जो कि इनके दरमियान का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमने ये बात कर ली। अब उसके बाद अगली डिस्कशन पे चलते हैं, जो ये है, ये हमने दो प्रोटीन्स पढ़ी हैं अभी तक, एक्टिन और मायोसिन। बीच में ये मायोसिन और जो थिक है और साइड्स में एक्टिन जो कि थिन है। अब दो एसोसिएटिव प्रोटीन्स हैं, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, जिसको हम पढ़ेंगे। Two strands of tropomyosin spiral about the actin core and help stiffen it। ठीक है, जो एक्टिन होती है ना, इसके अराउंड दो स्ट्रैंड्स, दो लेयर्स होती हैं। कौन सी प्रोटीन की? ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन किसके अराउंड होती है? एक्टिन के अराउंड। ऐसे 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 दो लेयर्स होंगी एक्टिन के अराउंड। ठीक है, और ये क्या करता है? एक्टिन को स्टिफ करके रखता है, सख्त करा के रखता है। इन अ रिलैक्स्ड मसल फाइबर they block myosin binding sites on actin so that the myosin heads cannot bind to the thin filaments। अब ये जो मायोसिन होते हैं ना, इनके ऐसे सर होते हैं, इनके हेड्स होते हैं। ठीक है, अब ये हेड्स एक्टिन फिलामेंट के अंदर, ये मायोसिन सबके इस तरह के सर होंगे। इन्होंने एक्टिन फिलामेंट्स के अंदर ऐसे कुछ कुंडे से होते हैं, उसमें ये सुराख फंस जाते हैं और कॉन्ट्रैक्शन के वक्त फंस के ये कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। लेकिन आम जब रिलैक्स स्टेट में होता है, मसल आर्म स्टेज होती है, उसमें क्या होता है कि जो ये ट्रोपोमायोसिन है, इसने ट्रोपोमायोसिन ने जो ये कुंडे के, इसके मायोसिन के सर के फंसने की जो जगह होती है ना, एक्टिव बाइंडिंग साइट जो होती है, उसको ट्रोपोमायोसिन ने कवर किया होता है। जैसे इस जगह पे इसने फंसना है तो यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन लगी हुई है एक्टिन फिलामेंट के ऊपर। अब इस वजह से ये हेड उसमें क्रॉस लिंक नहीं होगा, फंसेगा नहीं, बाइंड नहीं करेगा एक्टिन फिलामेंट के साथ। ठीक है, फिर ट्रोपोनिन, दूसरी जो प्रोटीन थी वो क्या थी? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन 3 पॉलीपेप्टाइड्स का कॉम्प्लेक्स है, यानी कि ट्रोपोनिन के अंदर 3 प्रोटीन्स होती हैं। जो पहली प्रोटीन होती है वो क्या होती है? TNI। ठीक है, वो क्या होती है? ट्रोपोनिन इज एन इनहिबिटरी सब यूनिट दैट बाइंड्स टू एक्टिन। ट्रोपोनिन जाके, ट्रोपोमायोसिन जो था वो एक्टिन के अंदर ऐसे 2 स्ट्रैंड्स की तरह होता था और वो उसको स्टिफ कराता था। अब ट्रोपोनिन का जो पहला सब यूनिट है वो क्या करता है? वो एक्टिन के अंदर जाके बाइंड कर देता है और उसको इनहिबिट करा देता है, यानी कि उसको रोक देता है कि वो कॉन्ट्रैक्शन करे। दूसरा इसके अंदर होता है TNT, ट्रोपोमायोसिन बाइंड्स टू। TNT क्या करता है? ये ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड कर लेता है जो कि एक्टिन के ऊपर था। और फिर तीसरा क्या होता है? TNC, ये कैल्शियम आइंस को बाइंड कराता है। ठीक है, एक दफ़ा फिर से बताती हूँ। जो ट्रोपोनिन दूसरी प्रोटीन है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। TNI जो कि इनहिबिशन कराता है किस चीज़ की? कॉन्ट्रैक्शन की, यानी कि रोकता है। TNT ये क्या करता है? ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड कर लेता है। TNC क्या है? ये क्या करता है? कैल्शियम आइंस को बाइंड कर लेता है। और ये जो ट्रोपोनिन है और ट्रोपोमायोसिन है, ये दोनों ही हेल्प कंट्रोल दी मायोसिन एक्टिन इंटरेक्शंस इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में क्या है? ये मायोसिन, ये एक्टिन, इनके दरमियान में इंटरेक्शन होते हैं, यानी कि ताल्लुक बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं। अब मायोसिन के कुछ सर होते हैं जिन्होंने जाके, जिनकी सर फंसने की, ये सर है मायोसिन का और इसने जाके फंसना है एक्टिन के अंदर। ये एक्टिन, ये मायोसिन, इसने इधर फंसना है। और ये एक्टिन के जो मायोसिन के सर हैं और ये एक्टिन है, इस एक्टिन के ऊपर ट्रोपोमायोसिन भी लिपटा हुआ है। ट्रोपोमायोसिन एक्टिन के ऊपर लिपटा हुआ है, इसको सख्त बना रहा है।
फिर एक और चीज़ होगी एक्टिन के ऊपर, जो ट्रोपोनिन होगी, उसकी 3 साइड्स होंगी। एक साइड जो है वो इस कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करा रही होगी, किस तरह से कि वो जो एक्टिन के ऊपर ट्रोपोमायोसिन के 2 स्ट्रैंड्स थे, फिर उसके ऊपर ट्रोपोनिन का एक स्ट्रक्चर था जो कि एक्टिन की उस जगह को छुपा लेगा जहाँ पे मायोसिन ने आके फंसना है। एक्टिन की वो जगह जहाँ पे मायोसिन ने आके फंसना है, उधर ट्रोपोनिन के एक हिस्से ने उसको छुपा लिया। फिर दूसरा हिस्सा ट्रोपोनिन का क्या करेगा, जो ये एक्टिन के ऊपर हमने कहा था हर एक्टिन के ऊपर 2 ट्रोपोमायोसिन के स्ट्रैंड्स हैं, उनके साथ ये इंटरैक्ट करेगा, बाइंड कर लेगा, ठीक है। ट्रोपोनिन जिसके 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ये 3 पॉलीपेप्टाइड्स हैं। अच्छा, एक ने तो क्या कर लिया कि एक ने इसको इसके साथ बाइंड कर लिया और इसको इनहिबिट करा दिया एक्टिन को, दूसरे ने क्या किया, ये ट्रोपोमायोसिन था इसके साथ बाइंड कर लिया, तीसरा जो है वो कैल्शियम आइंस के साथ बाइंड कराता है जब आपकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, ठीक। तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन समझ आ गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है। जो कॉन्ट्रैक्शन को समझाने का मैकेनिज्म है, जो मॉडल है जिसके थ्रू हमें समझ आता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, वो है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल क्या मतलब, ये क्या है, थिन फिलामेंट्स और थिक और ये थिन फिलामेंट्स, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स, क्या है ये हमने पढ़ा था, माइक्रो फिलामेंट्स। और स्लाइडिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर फिसलना, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होती है, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल इसको एक्सप्लेन करता है। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, तो अब मैं इसको रीड करके बताती हूँ। द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टेट्स दैट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन द थिन filaments slide past the thick ones so that the actin and myosin filaments overlap to a greater degree. In a relaxed muscle fiber, the thick and thin filament fibers only overlap at the ends of the A band. But where muscle fibers are stimulated by nervous system, the myosin heads are attached onto myosin binding sites on the thin filaments and the sliding begins. अच्छा, शुरू से बताते हैं। पहले कहते हैं कि जब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ये कहती है कि जो ये थिन और थिक फिलामेंट्स हैं एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा स्लाइड कर जाते हैं, यानी कि आगे को एक दूसरे के ऊपर कवर कर लेते हैं। आर्म स्टेट में, जैसे ये रिलैक्स स्टेट है, तो इसमें कितनी इनकी ओवरलैपिंग है, सिर्फ ये जो ए बैंड है इसके कोनों में ओवरलैप है, इस हिस्से में, काफ़ी बड़े हिस्से में ओवरलैपिंग नहीं है। लेकिन जब इनकी ओवरलैपिंग का टाइम आता है, जब नर्व मसल की तरफ को फाइबर आ रहा है, आपको जो नर्व फाइबर आ रहा है, मसल फाइबर के पास जो नर्व यानी कि न्यूरॉन आ रहा है, जब वो ये सिग्नल लाता है कि अब तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये ओवरलैप इनका ज़्यादा हो जाता है। इनका ओवरलैप ज़्यादा किस तरह से होता है, मैंने बताया था कि मायोसिन के सर है, इन्होंने एक्टिन के साथ अटैच होना है, लेकिन इसका जो जहाँ पे जगह अटैच होने वाली है, इस जगह को ट्रोपोनिन के इस कंपोनेंट ने, इनहिबिटरी कंपोनेंट ने छुपाया हुआ है। जब इस जगह को छुपाया हुआ है तो ये इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा। अब लेकिन जब नर्व का सिग्नल आया कि अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है मसल को, तो यहाँ से ट्रोपोनिन हट जाता है, वो जगह, वो कुंडा, वो फंसने की जगह जहाँ पे मायोसिन के हेड ने एक्टिन के अंदर फंसना होता है, वो नज़र आना शुरू हो जाती है और इनके दरमियान में एक इंटरेक्शन, एक्टिन और मायोसिन के दरमियान में एक इंटरेक्शन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज बन जाता है एक्टिन और मायोसिन के दरमियान में। इस क्रॉस ब्रिज के बनने से क्या होता है कि अब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब ये क्रॉस ब्रिज बनता है, एक दफ़ा क्रॉस ब्रिज बनेगा टूटेगा, क्रॉस ब्रिज बनेगा टूटेगा, ये और करीब आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होते जाएंगे, ये क्रॉस ब्रिज बनेगा टूटेगा, ये हिस्सा आगे आगे चलता जाएगा, तो एक दूसरे पे स्लाइड करेगा। और इस क्रॉस ब्रिज के बनने और टूटने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, ATP। इसीलिए जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपके मसल्स ज़्यादा ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ज़्यादा ATP इस्तेमाल हो रही होती है। तो ATP बनाने के लिए हमें ग्लाइकोलिसिस करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, ज़्यादा जो ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही होती है, तो हम गहरी सांसें ले रहे होते हैं ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करें। फिर से बताती हूँ, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं ताकि ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन हो, ज़्यादा ग्लूकोज टूटे, ज़्यादा ऑक्सीजन ली, ज़्यादा ATP बना, ज़्यादा क्रॉस ब्रिजेस बने, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस हुई मतलब ज़्यादा मसल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब ये जो है क्या करते हैं, कोई चीज़ जैसे एक इसके दरमियान जो ये लिंक बन रहा है क्रॉस ब्रिज, ये लिंक बना फिर ये टूटा, फिर ये लिंक बना फिर ये टूटा, इस तरह करने से ये मसल के जो फिलामेंट्स है ये करीब आ जाते हैं और मसल्स ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट करता है। और ये जब सब कुछ हो रहा होता है, ये इवेंट जब अकर हो रहा होता है, तो सारे सार्कोमेर्स में ये एक सार्कोमेर मैंने बनाया है जो कि एक
मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर था। अब एक मसल फाइबर में कितने मायोफिब्रिल्स होते, और एक स्केलेटल मसल में तो कितने होते, 100 से 1000 मसल फाइबर्स। तो हर हिस्से में, हर सार्कोमेयर में यही सब कुछ एक साथ हो रहा होगा। जैसे हमने जब होम्योस्टेसिस में किडनी का नेफ्रॉन पढ़ा था, तो एक नेफ्रॉन में जो हो रहा था, पहले फिल्ट्रेशन हो रही थी, फिर रीअब्जॉर्प्शन, फिर सिक्रीशन, तो वो चीज़ हर नेफ्रॉन में हो रही थी। इसी तरह जो सार्कोमेयर में ये हो रहा है कि पहले रिलैक्स स्टेट में तो नॉर्मल था, एक्टिन था, एक्टिन के ऊपर ट्रोपोमायोसिन के स्ट्रैंड्स थे और ट्रोपोनिन रखे हुए थे 3 दाने। उन्होंने जो मायोसिन के सर लगने वाली जगह है जहाँ से कॉन्ट्रैक्शन होती है, क्रॉस ब्रिज बनता है, उस जगह को छुपाया हुआ था। लेकिन जब नर्व सिग्नल आया और उसने बोला कि मसल आप कॉन्ट्रैक्ट करो, तो उस वक्त उस जगह को उसने दिखा दिया, उस जगह से ट्रोपोनिन डिस्प्लेस हो गया, हट गया, और एक्टिन और मायोसिन के दरमियान एक लिंक बन गया, क्रॉस ब्रिज, जिसका हमने नाम दिया कि उनके दरमियान एक क्रॉस ब्रिज बन गया। अब एक क्रॉस ब्रिज बना और उसे तोड़ने के लिए बना और वो टूटेगा। इसके इस्तेमाल इस काम के लिए कि क्रॉस ब्रिज बने और टूटे, इसके लिए एटीपी चाहिए। तो ये कुछ हुक्स की तरह, कुछ रैचेट्स की तरह काम करेगा, और यूँ एक टूटेगा बनेगा तो फिलामेंट्स करीब आते जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इस तरह से। तो फिर कहता है कि जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो स्केलेटन मसल शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। अभी अपना बाइसेप मसल है, ये आपका नॉर्मल स्टेट में, इसको यूं करके देखिए तो मसल छोटा हो जाता है ना, कितना लंबा है अभी, और यूं अपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये छोटा हो गया। तो ये मसल ओवरऑल जब ये करीब ये ब्रिजेस बनते जाएंगे और करीब आता जाएगा, ये जब मसल छोटा हो जाएगा, जब सार्कोमेयर, फिर क्या होगा कि आई बैंड भी शॉर्टन हो जाएगा। ये जो आई बैंड है ये जगह छोटी हो जाएगी, क्योंकि जब ये इसके अंदर ज़्यादा चला जाएगा तो जो जगह जहाँ आई बैंड क्या है, वो जगह जहाँ पे सिर्फ एक्टिन फिलामेंट हो, तो सिर्फ एक्टिन फिलामेंट वाला हिस्सा इतना सा रह जाएगा। जब ये एक्टिन इसके अंदर तक चला जाएगा, यहाँ तक चला आएगा, और इस साइड से भी अंदर, तो आई बैंड शॉर्टन हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव जी डिस्क्स इज रिड्यूस्ड। 2 जी लाइन्स के दरमियान का डिस्टेंस भी रिड्यूस हो जाएगा ना, छोटा हो जाएगा सार्कोमेयर, ये अंदर घुस जाएगा, ये डिस्टेंस कम हो जाएगा। और क्या होगा, एच जोन डिसअपियर हो जाएगा। जब ये बिल्कुल 2 एक्टिन एक पास आ जाएंगे तो एच जोन तो वो था जहाँ पे सिर्फ मायोसिन है, तो जहाँ सिर्फ मायोसिन है वो जगह डिसअपियर हो जाएगी। और क्या होगा, अच्छा, the H zone disappears and the contiguous A bands move closer together but do not change in length। कहता है कि ए बैंड जो है ये तो करीब तो आ जाएगा, लेकिन ये इस सार्कोमेयर का ए बैंड और दूसरे सार्कोमेयर का ए बैंड करीब आ जाएंगे, लेकिन उनकी लेंथ चेंज नहीं होगी। वो हिस्सा जिसमें एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप कर रहे हैं उसकी लेंथ बराबर ही रहेगी, बस ये होगा कि दोनों सार्कोमेयर, इसके इस तरफ भी एक सार्कोमेयर होगा, इस तरफ भी सार्कोमेयर, तो उनके जो 2 ए बैंड्स हैं वो करीब आ जाएंगे। और इस तरह से हमने पढ़ लिया कि मसल के एक सार्कोमेयर ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और हमने पढ़ा कि सारे मसल के सारे सार्कोमेयर्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब सब मसल्स के सार्कोमेयर्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एज अ होल पूरा स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे आपका बाइसेप्स मसल, जैसे आपका टांग का क्वाड्रिसेप्स मसल्स, ठीक। अब कंट्रोल ऑफ क्रॉस ब्रिजेस कैसे होता है, ये क्रॉस ब्रिजेस जो बन गए एक्टिन और मायोसिन के दरमियान, इसका कंट्रोल कैसे होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय नर्व इम्पल्स अराइविंग एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। द नर्व इम्पल्स इज कैरिड थ्रू द सार्कोलीमा टू द टी ट्यूब्यूल देन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमने पढ़ा था क्या होता है कि नर्व सिग्नल लेकर आई मसल के पास, नर्व जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे सिग्नल लाई तो मसल, हमने क्या पढ़ा था, सार्कोलीमा क्या होती है, मसल एक फाइबर जो मसल सेल है उसकी मेम्ब्रेन, सार्कोलीमा के पास सिग्नल लाई, सार्कोलीमा के अंदर एक गहरे गहरे खड्डे थे, टी ट्यूब्यूल्स तक सिग्नल आया, टी ट्यूब्यूल से सेल के अंदर गया, सेल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी मसल सेल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक सिग्नल आया। पहले नर्व से सार्कोप्लाज्म, नर्व से सार्कोलीमा, सार्कोलीमा से टी ट्यूब्यूल से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक उसका सिग्नल आया। सिग्नल आने ने क्या किया, हमें पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो जो इसका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर जब नर्व का फाइबर का सिग्नल जो पहुंच गया तो उसके अंदर कैल्शियम वाले गेट्स खुल गए। कैल्शियम के गेट्स खुलने से कैल्शियम किसके अंदर फैल जाएगा, पूरे सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम फैल जाएगा। अच्छा, जब कैल्शियम फैल जाएगा तो उससे क्या होगा कि हमें पता है कि जो ट्रोपोमायोसिन है वो इस तरह से प्रेजेंट होता है एक्टिन के ऊपर, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन कि एक्टिन की जो बाइंडिंग वाली जगह होती है उसको कवर किया होता है आमतौर पे, लेकिन जब कैल्शियम आ जाएगा तो वो क्या करेगा
कैल्शियम उस ट्रोपोनिन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा और उसको थोड़ा सा हटाएगा। जब ट्रोपोनिन को थोड़ा सा हटाएगा तो ट्रोपोमायोसिन भी हिल जाएगा। जब ट्रोपोमायोसिन हिल जाएगा तो जो एक्टिन की बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज हो जाएगी और मायोसिन का हेड आके उसमें लग जाएगा और क्या हो जाएगी, क्रॉस ब्रिज बन जाएगी। फिर से बताती हूँ, जब कैल्शियम एंट्री हो गई सेल के अंदर, मसल सेल के अंदर, साइट उसके सार्कोप्लाज्म के अंदर, तो क्या होगा कि जो आपका एक्टिन था, एक्टिन के ऊपर ट्रोपोमायोसिन था जिसने एक्टिन की बाइंड करने वाली साइट को छुपाया हुआ था। तो वो ट्रोपोमायोसिन की जो साइट छुपी होगी वो कैल्शियम के आने से, कैल्शियम हमने कहा था बाइंड करता है ट्रोपोनिन के एक पेप्टाइड के साथ, कैल्शियम बाइंड करता है। जब ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम ने बाइंड किया तो ट्रोपोनिन ने ट्रोपोमायोसिन को अपने साथ खींच लिया, क्योंकि ट्रोपोनिन का एक हिस्सा ट्रोपोमायोसिन के साथ भी बाइंड करता है। जब ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम बाइंड किया, उसके बाइंड करने की वजह से ट्रोपोनिन ने ट्रोपोमायोसिन को खींच लिया। जब ट्रोपोमायोसिन को खींच लिया तो फिर क्या हुआ कि उसके खींचने की वजह से जो वो जगह थी जिसने मायोसिन के क्रॉस ब्रिज के साथ अटैच होना था वो जगह नजर आना शुरू हो गई अब मायोसिन को। अब जब मायोसिन ने देखा कि वो जगह खाली है तो उसने जाके अपना सर उधर घुसा दिया और क्रॉस ब्रिज बना दिया। अच्छा, वंस द मायोसिन हेड हैज बिकम अटैच्ड टू द एक्टिन फिलामेंट, एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड टू एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड फॉस्फेट एंड द क्रॉस ब्रिजेस आर ब्रोकन डाउन। अब मैंने ये बता दी थी आपको पहली बात कि जब ये एटीपी अब हमें चाहिए होगा, क्रॉस ब्रिज बन गया, इसको तोड़ने के लिए हमें एटीपी चाहिए होगा और एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर। ठीक, फिर उसके बाद क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा। द फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ क्रॉस ब्रिजेस अकर अगेन एंड अगेन ड्यूरिंग द स्लाइडिंग ऑफ फिलामेंट। मैंने आपको बताया कि पहले इधर होगा फिर फर्दर होता जाएगा, बार बार क्रॉस ब्रिज बनेगा और टूटेगा और एटीपी इस पूरे अमल में इस्तेमाल होगी। ठीक, तो यहाँ पे हमारी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, क्या स्ट्रक्चर होता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल और मायोफिब्रिल, उसकी डिस्कशन अलॉन्ग विद द डिस्कशन की कैल्शियम इस सबको कंट्रोल कैसे करता है वो ख़त्म हुई। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि एंटागोनिस्टिक मसल का पेयर क्या होता है और मसल के डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, यानी मसल की खराबियां या डिजीजेस क्या होती हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दोबारा से बता दूं कि हुआ क्या था, नर्व इम्पल्स आया, कैल्शियम नर्व इम्पल्स ने क्या किया, आगे सार्कोलीमा के ऊपर आ गया मसल फाइबर की, तो फिर वहाँ से टी ट्यूब्यूल में गया, टी ट्यूब्यूल से वो गया काफ़ी अंदर और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उसने कैल्शियम निकलवाया। जब कैल्शियम निकला तो सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो गया। जब सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो उसने ट्रोपोनिन के साथ बाइंड किया और ट्रोपोनिन को खींचा। ट्रोपोनिन के खींचने की वजह से ट्रोपोनिन खुद भी ट्रोपोमायोसिन के साथ चिपका हुआ, तो ट्रोपोमायोसिन भी खिंच गया। तो ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम बाइंड हुआ, ट्रोपोनिन खिंचा और ट्रोपोमायोसिन खिंच गया, हट गया। जब ट्रोपोमायोसिन एक्टिन के ऊपर से थोड़ा सा हट गया तो वो जगह जहाँ मायोसिन ने बाइंड करना था वो अब मायोसिन को नजर आ गई, वो जगह वेकेंट हो गई, खाली हो गई। तो अब उस जगह पे मायोसिन ने आके अपना सर फंसा लिया और एक क्रॉस ब्रिज बन गया। इस तरह के बार बार क्रॉस ब्रिज बन जाएंगे और वो टूटेंगे किस तरह, एटीपी को इस्तेमाल करके। अब इस तरह के क्रॉस ब्रिजेस बार बार बनेंगे और टूटेंगे, बार बार बनेंगे और टूटेंगे और सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये तो हो गई एक सार्कोमेयर की कहानी। हर सार्कोमेयर में इसी तरह एक साथ कॉन्ट्रैक्शन हो रही होगी और एज अ होल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी एंटागोनिस्टिक मसल की डिस्कशन पे कि एंटागोनिस्टिक मसल्स क्या होते हैं और एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट किस तरह से होती है स्केलेटल मसल्स की। अब हमने पढ़ लिया है कि लिगामेंट्स क्या होते हैं जो बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं और टेंडन्स क्या होते हैं जो बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हमने ये देखा कि हर मसल का एक ओरिजिन होता है और एक इंसर्शन होता है। मसल एक जगह पे, मसल जो है ना बोन से अटैच होते हैं ना दोनों जगहों पे, यानी ये एक मसल है, अगर यहाँ पे बनाऊं ये एक मसल है और इसके इस तरफ भी बोन है, कोई हड्डी है जिसके साथ ये अटैच है और इस तरफ भी हड्डी है जिसके साथ ये अटैच है। तो एक एंड जिससे वो अटैच होगा उसे हम कहेंगे ओरिजिन और दूसरा एंड जिससे वो अटैच होगा उसे हम कहेंगे इंसर्शन। एक ओरिजिन और एक इंसर्शन, तो वो है एंड जहाँ से वो इजीली फ्रीली मूवेबल होगा उसे हम कहेंगे ओरिजिन। और वो जगह, बल्कि वो जगह जो एक जैसे ये है, अब यहाँ से एक जगह से ये फिक्स्ड है, यहाँ से ये मसल्स नहीं हिल सकता, इस जगह को फिक्स्ड को हम कहेंगे ओरिजिन और जहाँ से वो हिल सकता है उसे हम कहेंगे इंसर्शन। ओरिजिन इज फिक्स्ड और इंसर्शन जो है वो मूव कर सकता है, वो मूवेबल होता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कि एक्सटेंसर मसल्स क्या होते हैं और फ्लेक्सर मसल्स क्या होते हैं।
अच्छा, फ्लेक्सर मसल्स वो होते हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करें तो बोन या जो जॉइंट है वो अपने बोन पे बेंड हो जाए। जो बेंड कराने वाली, यानी कि अगर मैं झुक रही हूँ, ये मैं फ्लेक्स कर रही हूँ, तो जो मसल्स बेंड करा रहे हैं, फ्लेक्स करा रहे हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे? फ्लेक्सर मसल्स। और जैसे ये मैं हाथ सीधा कर रही हूँ, तो हाथ सीधा करने वाले जो मसल्स हैं ये एक्सटेंसर मसल्स, और यूँ मोड़ लिया तो जो मोड़ने वाले हैं वो फ्लेक्सर मसल्स। ठीक, अब इस तरह से अगर हम नी जॉइंट की एग्जांपल ले लें तो नी जॉइंट या टिबियोफेमोरल जॉइंट, ये आपकी फीमर ये वाली हड्डी और नीचे वाली टिबिया, इनके दरमियान जो जॉइंट होता है वो नी जॉइंट यानी घुटने का जॉइंट होता है। अब इसके दरमियान में क्या होता है कि जो आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं और क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, ठीक है, जो आपके पीछे साइड के मसल्स हैं ये फ्लेक्सर मसल्स होते हैं, यानी कि ये मुड़वाएंगे टांग को, जबकि टांग मुड़ती है ये पीछे के मसल्स की वजह से मुड़ती है। और जो आगे के मसल्स हैं, आप टांग को यूं करके देखेंगे, टांग को सीधा कराएंगे, ये एक्सटेंसर मसल्स। आगे के मसल एक्सटेंसर मसल्स, पीछे के वो फ्लेक्सर मसल्स। जबकि इसका उल्टा है हाथ में, हाथ में जो आगे के मसल्स हैं वो क्या है? फ्लेक्सर मसल्स, और जो पीछे के मसल्स हैं वो, यानी ये पीछे ट्राइसेप्स होता है, इसे हम, ये एक्सटेंसर मसल, इसकी वजह से हाथ सीधा, और आगे ऊपर जो है ये बाइसेप्स, इसकी वजह से फ्लेक्शन, जबकि टांग में उल्टा होता है। अच्छा, अब इसकी अगर हम ये देखें, हम इसको ट्राइसेप, बाइसेप, क्वाड्रिसेप क्यों कहते हैं? ट्राई का मतलब तीन और सेप का मतलब होता है हेड, तो इस मसल के तीन हेड्स होते हैं, तीन जगह से तीन जगहों पे ये अटैच होता है, तो ये ट्राइसेप। इसी तरह बाइसेप्स दो जगह पे अटैच होता है, तो उसे हम बाइसेप कह सकते हैं। तो ये एक एंटागोनिस्टिक मूवमेंट हो गई। एंटागोनिस्टिक मतलब क्या? ऑपोजिट। अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रिलैक्स करेगा, इसको हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक मूवमेंट। यानी कि अगर फ्लेक्सर मसल्स फ्लेक्शन करा रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये मसल्स, ये मैंने मोड़ा हुआ है हाथ, फ्लेक्शन, तो जो फ्लेक्सर मसल्स हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो जो नीचे के एक्सटेंसर मसल्स हैं वो इस वक्त रिलैक्स हैं। एक पेयर ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दूसरा पेयर ऑफ मसल्स रिलैक्स करेगा, एक साथ एक वक्त पे, एक कॉन्ट्रैक्टेड है एक रिलैक्स्ड है, तो दोनों उल्टा हो गया ना, एक कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट में एक रिलैक्शन की स्टेट में, रिलैक्सेशन की। तो इसलिए हम इस उल्टे मैकेनिज्म को, दोनों मसल्स के उल्टे काम करने को, एक दूसरे के ऑपोजिट मगर एक साथ काम करने को हम कहेंगे एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट, एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट। अच्छा, अब हम मसल डिसऑर्डर्स थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं कि मसल्स के मसले क्या क्या होते हैं। तो उसमें एक हमारे पास आ जाता है टेटनस, एक आ जाता है टेटनी। टेटनस और टेटनी में डिफ्रेंसिएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये बताती हूँ। टेटनी क्या होती है? हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में डिस्कस किया कि गले में हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड होता है जो कि कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है बॉडी में। अब अगर वो पैराथायरॉइड ग्लैंड खराब हो जाए या कोई ऐसा मसला हो जाए कि आपकी बॉडी में कैल्शियम आ नहीं रही, तो कैल्शियम का लेवल अगर आपकी बॉडी में, जिस्म में कैल्शियम का लेवल कम हो जाए, तो एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं टेटनी। एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं टेटनी। उसमें क्या होता है कि body shakes from continuous muscle contraction, that is muscle twitches and convulsions occurs. Tetany results in excitability of neurons and results in loss of sensation. अब क्या है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम है, इसलिए मसल्स हद से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जितनी कैल्शियम पड़ी है उसको इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा नर्व्स के सिग्नल्स आ रहे हैं, वो मसल को बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करो करो करो, कैल्शियम कम है, और इस वजह से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ऐसे लगेगा झटके पड़ रहे हैं, मसल्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बार बार मुड़ेंगे, मड़ोड़ आएंगे मसल्स के अंदर। अच्छा, अगर ये आप टेटनी का इलाज ना करें तो इवन जो गले के लैरिंग्स के मसल्स हैं उनके स्पैज़म की वजह से क्या होगा कि आपकी सांस की नाली भी बंद हो सकती है और आप मर भी सकते हैं, या पैरालिसिस हो सकता है और आप फालिज के अटैक की वजह से मर सकते हैं। अब ये तो हमने पढ़ लिया टेटनी था। टेटनी किस वजह से होता है कि ब्लड में कैल्शियम कम है और न्यूरॉन्स हद से ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं। लेकिन टेटनस क्या है? टेटनस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और जिस बैक्टीरिया से होता है उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई एक बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, जो कि इन्फेक्शन कराता है, जिसको हम टेटनस कहते हैं। और इसमें जो है इतनी ज़ोर के झटके लगते हैं कि इंसान ऑक्सीजन ना मिलने से उसकी डेथ हो जाती है। मगर इसकी वजह क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जबकि टेटनी जो होता है, टेटनस किससे होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई से। और टेटनी तब होता है जब कैल्शियम कम होता है बॉडी में। अच्छा, अब एक और हम मसल डिसऑर्डर पढ़ेंगे, क्रैम्प।
यानी मसल के अंदर जो दर्द हो, मोड़ हो। स्प्रेन हमने पढ़ा वो क्या था, लिगामेंट का अगर दर्द हो तो वो स्प्रेन है, या लिगामेंट अगर रप्चर हो या उसमें कोई मसला हो। लेकिन अगर मसल में कोई मसला हो तो क्रैम्प्स आएंगे। इससे हम टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं। इट लास्ट फॉर जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स टू सेवरल आवर्स कॉजिंग द मसल्स टू बिकम टॉट एंड पेनफुल। इट इज़ मोस्ट कॉमन इन थाई एंड हिप मसल्स। इसमें क्या होता है, मसल सख्त हो जाते हैं और दर्द होती है। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करके आए तो भी मसल्स में दर्द होना शुरू हो, बहुत देर अगर की हो तो ये हो सकती है। ठीक है। इट यूजली अकर्स एट नाइट और आफ्टर एक्सरसाइज। इट रिफ्लेक्ट्स लो ब्लड शुगर लेवल, इलेक्ट्रोलाइट डिप्लेशन, डिहाइड्रेशन, इरिटेबिलिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन्स। ये ज़्यादातर टांगों के और हिप के मसल्स में होता है, और रात को होता है दर्द ज़्यादा, या फिर बहुत एक्सरसाइज करने के बाद होता है। ये क्या बताता है कि शुगर का लेवल कम है बॉडी में। अगर शुगर का लेवल कम होता है तो फिर क्या होता है, फिर कम एटीपी बनती है, और एटीपी जब कम होगी तो कॉन्ट्रैक्शंस ठीक से नहीं होंगे, क्योंकि हमें क्रॉस ब्रिजेस को तोड़ने के लिए एटीपी चाहिए होता है। तो जब क्रॉस ब्रिजेस नहीं टूटेंगे तो सेल अकड़ा हुआ रहेगा। ठीक है। इसी तरह अकड़ी हुई स्टेट, जब इंसान मर जाता है, किसी की डेथ होती है, तो डेड बॉडी अकड़ क्यों जाती है? डेड बॉडी के अकड़ने को कहते हैं राइगर मॉर्टिस। राइगर मतलब अकड़ना, और मॉर्टिस मतलब मरे हुए इंसान में अकड़ना। उसमें ये क्रॉस ब्रिजेस जो सर फंसे होते हैं, जो कनेक्शंस होते हैं, ये लॉक हो जाते हैं, क्योंकि इनको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी या एटीपी चाहिए। अब एनर्जी तो आ ही नहीं रही बॉडी के अंदर। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हम तो कुछ ना खा रहे हैं और बॉडी मर गया, इंसान का काम करना छोड़ दिया इंसान ने। तो ये क्रॉस ब्रिजेस वहीं पे फंस जाते हैं और बॉडी सख्त हो जाती है। लेकिन फिर कुछ तकरीबन 36-34 घंटों के बाद जिसम अगर बॉडी को दफनाया ना जाए और आप देखें तो वो वापस नरम हो जाती है, क्योंकि ये जो प्रोटीन्स हैं, एक्टिन, मायोसिन, ये प्रोटीन्स ही तो हैं। ये प्रोटीन्स टूटना शुरू हो जाती है, इनकी डिग्रेडेशन हो जाती है। जब प्रोटीन खुद ही टूट जाएगी तो लॉक भी खुद, जो क्रॉस ब्रिज है, लिंक है, वो भी खुद टूट जाएगा और बॉडी वापस सॉफ्ट हो जाती है। डेड बॉडी सॉफ्ट हो जाती है अगर कुछ ज़्यादा घंटे, 2-3 दिन आप रख लें अगर बॉडी को। जैसे अक्सर किसी रिश्तेदार ने बाहर मुल्क से आना है और किसी की फौतगी हो गई है तो उसके लिए रखा जाता है, तो उसमें आप ज़रूर देखें कि शुरू में बॉडी सख्त हो जाती है और 1-1.5-2 दिन के बाद वापस नरम हो जाती है। अच्छा, फिर क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन की वजह से भी आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम, हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन में डिस्कस किया है कि सोडियम और ये जो बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, अगर ये इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाएं तो भी सही से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, नर्व इम्पल्स सही नहीं आएगा तो भी कॉन्ट्रैक्शन क्रैम्प होगा। या फिर आप पानी सही नहीं पी रहे, वाटर का कंटेंट, हाइड्रोजन आइंस कम है तो भी क्रैम्प्स होंगे। अब आखिरी चीज़ है एक मसल फटीग। When the muscles loses the ability to contract, the physiological state of muscle is called muscle fatigue. The other factors which contribute to muscle fatigue are accumulation of lactic acid and ionic imbalance. The cause of muscle fatigue is lactic acid, which causes muscle pH to drop and the muscle to ache by breaking glucose. तो तीसरी चीज़ हमने डिस्कस करनी है मसल डिसऑर्डर में, वो है मसल फटीग। मसल फटीग में क्या होता है कि मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा इस वक्त, और आपको मसल को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, मगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास वो एनर्जी नहीं है। और ये तब नहीं होता जब अगर एसिडिक ज़्यादा इन्वायरमेंट हो जाए। वो कब होता है? जब लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाए तो मसल फटीग में चला जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो ये हमारे मसल के डिसऑर्डर्स हो गए, टेक्निक, क्रैम्प और मसल फटीग। इससे पहले हमने एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट ऑफ मसल की डिस्कशन की थी, जो ये होता है कि अगर एक पेयर ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा पेयर ऑफ मसल्स रिलैक्स करेगा। तो ये दोनों ऑपोजिट काम करने को हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट या एंटागोनिस्टिक एक्शन ऑफ मसल्स। फिर उसके बाद हमने मसल डिसऑर्डर्स पढ़ लिए। इससे पहले कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स की भी डिटेल हमने कर ली। तो यहाँ पे सपोर्ट एंड मूवमेंट्स की सारी डिस्कशन ख़त्म होती है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और इस चैप्टर को साथ साथ रीड भी कर लें। थोड़ा टेक्निकल है, ख़ासतौर पे ये वाली जगह 2-3 दफ़ा या तो इसको पीछे करके देखें या फिर जो है आप इसको रीड करें 3-4 दफ़ा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और अच्छा, ये बात जो थी कि ए बैंड, वो यही बात है कि ए बैंड एनआइसोट्रॉपिक के लिए होता है जो लाइट को पोलराइज नहीं करता, और आइसोट्रॉपिक जो है वो आई बैंड लाइट को पोलराइज कर देता है। तो उसके लिए आई फॉर आइसोट्रॉपिक एंड ए फॉर एनआइसोट्रॉपिक। तो इसकी कन्फ्यूजन बुक में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है, तो ये आप अपनी कन्फ्यूजन क्लियर कर लीजिएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। यहाँ पे लेक्चर चैप्टर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगला चैप्टर शुरू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।